हाय फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हम बीएनएस की जनरल एक्सेप्शंस कर रहे हैं, जिसको हम डिफेंसेस भी बोल देते हैं। सेक्शन 14 से लेके कहाँ तक है, 44 तक है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा सेक्शन डिस्कस करेंगे? हम सेक्शन 15 और 16 डिस्कस करेंगे। तो इनको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंडर हमें ये देखना है कि क्या क्या डिफेंस आता है। तो एक तो डिफेंस है जजेस के लिए सेक्शन 15 के अंडर फॉर जजेस एक्ट, और सेक्शन 16 के अंडर एक्ट अंडर कोर्ट्स ऑर्डर, उनके लिए जो कोर्ट्स के ऑर्डर को आगे फॉलो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेक्शन 15 है वो जजेस को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाता है, ठीक है। अब जज कोई भी फैसला देता है, अब सपोज करो कि फैसला दिया, किसी को मौत की सजा दी, ठीक, तो उसमें ये नहीं कि जज पे मर्डर के चार्ज लग जाएंगे। उनके पास इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 15, वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं। तो हम सेक्शन 16 में बोल सकते हैं कि सेक्शन 16 उन लोगों को बचाता है जो कोर्ट की जजमेंट्स या फिर ऑर्डर्स पे जो है काम करते हैं, ठीक, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए। अब इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो वही सेम एग्जांपल कि कोर्ट में जज ने फैसला दिया, मौत की सजा सुनाई। अब जब मौत की सजा सुनाई, वहां पे एक जल्लाद रहता है जो इसको एग्जीक्यूट करे। अब वो पर्सन आके ये नहीं बोल सकता कि उसका कोई भी लॉयर या कोई और कि उसका राइट टू लाइफ था, इस पर्सन ने उसे मार दिया, क्योंकि वो पर्सन जो है सेक्शन 16 के अंडर प्रोटेक्टेड है। अब चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 15 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 15 के अंदर प्रोटेक्टेड कौन है। जजेस प्रोटेक्टेड होते हैं, सिर्फ जजेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं, एग्जीक्यूटर्स नहीं, ओनली जजेस। ये चीज याद रखनी है। हु इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 15? जजेस। और व्हेन वो प्रोटेक्टेड होते कब है? कहते हैं व्हाइल एक्टिंग जुडिशियली, जब वो अपना कोई जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं, ठीक, तभी वो इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्ट होते हैं। अब कंडीशन क्या है? कहते हैं कि वो किस कंडीशन में प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो जजेस जो प्रोटेक्ट हो सकते हैं विद इन पावर और इन गुड फेथ बिलीफ ऑफ पावर, ठीक है, कि वो सोच, एक तो उनके पास पावर है वो डिसीजन लेने की, उनकी जुरिस्डिक्शन है, और दूसरा या फिर उनको ये पूरी तरह से विश्वास है कि उनके पास ये पावर है डिसीजन लेने की। अब इसका इफेक्ट क्या है? वो प्रोटेक्टेड होगा, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी जज ने किसी को मौत की सजा सुना दी। अब क्या जज के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग चलेगी कि वो उसने मर्डर करवाया है? ठीक है, नहीं, वो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 15 के अंदर। नेक्स्ट है मैक्सिम। जो मैक्सिम है आप कर सकते हो, इट्स फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो कि जो जज है वो बेल ऑर्डर पास करता है, ठीक है, फिर वो रिवर्स हो जाता है लेटर ऑन, तो जज जो है उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। तो हमें सेक्शन 15 से हमें क्या समझ आया? बड़ा इजी है, हमें ये समझ आई है सबसे पहले प्रोटेक्टेड सिर्फ जजेस होते हैं, और उनके कौन से काम प्रोटेक्टेड होते हैं? जो उन्होंने जुडिशियल कैपेसिटी में करे होते हैं। जुडिशियल कैपेसिटी के बाहर वाले काम प्रोटेक्टेड नहीं है। और कब प्रोटेक्टेड है? जब उनके पास ऐसा करने की पावर है या फिर उनको पूरा गुड फेथ में बिलीफ है और गुड फेथ के साथ वो ऐसी पावर्स का यूज करते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है? फिर जजेस के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती, वो सेक्शन 15 के अंडर जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। और जैसे हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस करी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकते हो? पहले तो आप ऐसे ही लिख दो, इंट्रो लिख दो, इंट्रो के बाद आप सेक्शन 15 का थोड़ा सा बता दो, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स आप निकाल सकते हो उसी सेक्शन से। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है सेक्शन 15 के? वही है एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि शुड बी अ जज, पहले तो वो जज होना चाहिए। एक्ट जो है जुडिशियल होना चाहिए इन नेचर, जैसे ऑर्डर पास करना, वारंट इशू करना, ठीक है, और विद इन लीगल पावर, और ऑनेस्टली और गुड फेथ बिलीव दैट पार्ट, ठीक है, और डन इन द जुडिशियल कैपेसिटी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिसको ये प्रोटेक्शन मिलेगी वो जज होना चाहिए और उसके जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड है। तो अब इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कलेक्टर है कोई, उसने ऐसे काम कर दिया, तो क्या वो प्रोटेक्टेड होगा? नहीं। एग्जांपल्स
अब सपोज करो कि जज ने जो है वो बेल ऑर्डर दिया। अब सेशन जज ने तो बेल ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर जो है वो लीगली रॉन्ग, लायबल होगा नहीं, क्योंकि सेशन जज को सेक्शन 15 की जो क्या है प्रोटेक्शन मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि उसने वो डिसीजन जो है तब लिया था जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एविडेंस एडमिशन का एग्जांपल। अब सपोज करो कि ट्रायल जज है, he wrongly admits a document, even if error, अगर एरर आ भी जाता है तब भी सेक्शन 15 की शील्ड जो है अप्लाई होगी और जज प्रोटेक्टेड होंगे। तो जुडिशियल एक्ट होगा ताकि उसने जो भी काम किया हो, जज ने किया हो, अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में किया हो। आगे केस लॉ से समझना आसान हो जाएगा। अब दया शंकर का ये केस है, ये लैंडमार्क केस है। तो दया शंकर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक कोई जुडिशियल ऑफिसर था, वो LLM के एग्जाम दे रहा था, और जब LLM के एग्जाम दे रहा था, ही वाज यूजिंग अनफेयर मीन्स, ठीक है, कॉपी कर रहा था। तो अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि क्या उसे ये सेक्शन 15 की प्रोटेक्शन मिलेगी? तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ, क्योंकि बोला गया कि नहीं, सेक्शन 15 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब जज अपना एग्जाम दे रहे थे, he wasn't under the judicial capacity, he wasn't doing any judicial act. Court rejected, there wasn't any protection provided. कहते कि सिंपली इसलिए प्रोटेक्शन नहीं दे देनी because he was a judicial officer using unfair means in an exam wasn't part of his judicial functions. ठीक, तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो काम है वो भी जुडिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट है केस मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन। इस केस में ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा, क्रिमिनल लायबल नहीं होगा, अगर वो विद इन जुरिस्डिक्शन जो है अपना जुडिशियल एक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट है सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल। इसमें ये बोला गया था कि कलेक्टर्स जो है वो जजेस नहीं है, इसलिए उनको इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 15 नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है एक्ट अंडर कोर्ट्स ऑर्डर, कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर होते हैं उसके अंडर कोई काम करता है तब क्या है, तब भी एक डिफेंस है। अगर सपोज करो कोर्ट आपको बोलता है कि ऑफिसर को बोलता है कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू करे और उसे पकड़ के लेके आओ, अगर वो पर्सन उसे पकड़ता है तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 16, वो क्रिमिनल लायबल नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले फिर से जानते हैं Who is protected under section 16? Anyone executing a court's order, जो भी कोई कोर्ट के आदेश को मान रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 16 व्हेन, ये कब होता है? जब ऑर्डर इज इन फोर्स, जब कोर्ट ने वो ऑर्डर दिए होते हैं और वो ऑर्डर जो है वो वैलिड होते हैं, इन फोर्स होते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस इसकी ये है, कहते हैं गुड फेथ बिलीफ होना चाहिए that court has the jurisdiction, जो भी इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है उसे बिलीफ होना चाहिए गुड फेथ में कि कोर्ट के पास ऐसा करने की जुरिस्डिक्शन है। इफेक्ट क्या होगा? फिर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक, और एक चीज और याद रखने वाली है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी इवन इफ ऑर्डर लेटर हेल्ड इनवैलिड, क्योंकि जिस टाइम पे जो भी पर्सन एग्जीक्यूट करने जा रहा था कोर्ट के ऑर्डर, उस टाइम पे ये जो ऑर्डर्स थे ये मान्य थे और वो चला जाता उनको एग्जीक्यूट करने, और वो एग्जीक्यूट कर लेता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं ये तो अब वैलिड ही नहीं है, तब भी वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज उसने गुड फेथ में काम किया। नेक्स्ट एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है? कहते हैं पुलिस एग्जीक्यूट अ वारंट। सपोज करो कि पुलिस ने ना एक वारंट को एग्जीक्यूट किया और बाद में उनको पता चला कि जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट था, कि जिस कोर्ट ने ये दिया सपोज करो कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उसको देने की। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? जो पुलिस वाला है जिसने वारंट को एग्जीक्यूट किया, क्या उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी? नहीं होगी, वो प्रोटेक्टेड होगा अंडर सेक्शन 16। अब हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स अगेन इट्स वेरी इजी, वो सेक्शन से ही निकाले गए हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोर्ट की कोई जजमेंट या ऑर्डर एग्जिस्ट हो, ठीक है, कि दिया गया हो, कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया गया हो, कोई जजमेंट दी गई हो। फिर एक्ट इज इन परसुएंस ऑफ दैट ऑर्डर, और जो पर्सन है जो वो एक्ट कर रहा है उसका एक्ट इन ऑर्डर से रिलेटेड ही होना चाहिए।
सपोज करो कि जैसे पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आप वारंट को एग्जीक्यूट करो, वो यहाँ का फैसला था, उसी फैसले को वो आगे एग्जीक्यूट करने जाते हैं। ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो वो गुड फेथ में नहीं है। ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स एट द टाइम, और जब वो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर है वो इन्फोर्स होने चाहिए उस टाइम पे। गुड फेथ बिलीव दैट द कोर्ट हैड द जुरिस्डिक्शन, और ये बिलीफ होना चाहिए कि कोर्ट के पास ऐसा करने की जुरिस्डिक्शन है। इवन इफ लेटर फाउंड नो जुरिस्डिक्शनल प्रोटेक्शन स्टैंड्स, और बाद में पता चले कि उनके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, फिर भी प्रोटेक्शन सेक्शन 16 के अंडर सेक्शन 16 के अंदर मिलती है। अब एग्जाम्पल है इसकी, जैसे पहले दी कि वारंट एग्जीक्यूट किया और बाद में पता चला कि कोर्ट के पास तो ऐसे करने की कोई जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं जिस कोर्ट ने ये इशू करा, तो अब क्या होगा? क्या उसने तो एग्जीक्यूट कर दिए मान के, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल वैलिड थे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में जिसने भी ये एक्ट किया, जो भी पुलिस ऑफिसर वाले ने एग्जीक्यूट किए वारंट, वो प्रोटेक्टेड होगा अंडर सेक्शन 16। अब इसमें एक केस लो है कपूर चंद वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो हस्बैंड था वो अक्यूज्ड था, उसने क्या किया कि वाइफ से जो है प्रॉपर्टी जबरदस्ती ली इन परसुएंस ऑफ द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें भी ये बोला गया कि वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे और उसने जबरदस्ती वाइफ से प्रॉपर्टी ली उसकी कंसेंट के बिना। ठीक, तो वो प्रोटेक्टेड थे अंडर सेक्शन 16, क्योंकि उसका एक्ट क्यों था? उसका एक्ट था इन परसुएंस ऑफ मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो रॉन्ग डिसीजंस हैं, अगर जज कोई अपना जुडिशियल एक्ट करते हुए वो रॉन्ग डिसीजन भी दे देता है तो क्राइम नहीं माना जाएगा अगर वो जुडिशियल एक्ट कर रहा है। पर अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रहा तब वो उसकी लाइबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जज फैसला सुना रहा है और उसने गलत फैसला सुना दिया, कुछ ऐसे हुआ और हाई कोर्ट में जाके उस फैसले को बदल दिया गया, तो वो इसमें क्रिमिनल लाइबल नहीं होंगे। पर अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था कि एक जुडिशियल ऑफिसर एग्जाम दे रहा है, ठीक है, एग्जाम दे रहा है, उसमें चीटिंग कर रहा है और उसके अंडर वो फंसता है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उस टाइम पे ही वाजंट एक्टिंग एज अ जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है ओविंग लाइव कोर्ट ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू क्राइम इफ गुड फेथ। अब कोई किसी को ऑर्डर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है और लाइव ऑर्डर है, मीन अभी भी वो वैलिड है, उस ऑर्डर पे कोई काम करता है, उस आदेश की पालना करता है, तो वो पर्सन जो भी एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग वो क्राइम नहीं माना जाएगा अगर वो गुड फेथ में किया जाए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर तो जज विद इन जुरिस्डिक्शन, ठीक है, किसी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जुडिशियल एक्ट पे काम कर रहा है, तो उस सिनेरियो में ही और शी मे प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 50। ठीक है, पर अगर जज जानबूझ के अपनी कैपेसिटी से बाहर काम करता है और उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और गलत इरादे से काम करता है, गुड फेथ में नहीं करता है, तो उस सिनेरियो में वो प्रोटेक्शन सेक्शन 15 की नहीं ले सकते। और ऐसे ही सेक्शन 16 में है, अगर कोई जो भी कोर्ट की ऑर्डर है, जजमेंट है, कोई पर्सन उस पे काम कर रहा है और वो लाइव है, वैलिड है, तो ठीक है। पर अगर उसे पता है कि नहीं ये ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, फिर भी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो उस सिनेरियो में भी फिर ये सेक्शन 16 की शील्ड नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब कि जुडिशियल इम्यूनिटी तो है जुडिशियल एक्ट्स के लिए, जजिस के पास भी इम्यूनिटी है और जो लोग उन ऑर्डर्स को आगे उन ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनके पास भी इम्यूनिटी है, पर ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी काम गुड फेथ में नहीं किया जा सकता और आप जुरिस्डिक्शन के बाहर होके काम कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, देन द जजेस कांट टेक द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 15 और जो भी लोग एक्ट कर रहे हैं दे कांट टेक प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 16।